India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल आरोपी के पास से मृतक के खून के समूह से मेल खाता खून लगा हथियार बरामद होना हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने अपने पिछले फैसले राजा नायक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला का साबित होना आवश्यक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन क्लिंचिंग सबूत पेश करने में विफल रहा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य हत्या के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का महत्व और इसके लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला का साबित होना आवश्यक है। हत्या के आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य और परिस्थितियों का विश्लेषण, बरी होने के आधार, आरोपी को बरी होने के आधार और न्यायालय का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें आपको, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले में जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने होंगे, इसका प्रभाव पूर्वव्यापी है और क्या यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों पर लागू होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था क्योंकि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे। हाई कोर्ट ने पंकज बंसल मामले में दिए गए फैसले को लागू करते हुए यह निर्णय दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि पंकज बंसल का फैसला पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मेहर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में फैसला आने के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पंकज बंसल मामले में गिरफ्तारी को रद्द करना इस बात का संकेत है कि इसका प्रभाव पूर्वव्यापी है। न्यायालय ने कहा कि मेहर शाह मामले में फैसला आने से इस मामले में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टता मिलेगी। अब इस मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी, जिसमें मेहर शाह मामले में दिए गए फैसले के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि पंकज बंसल का फैसला पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है और इसका प्रभाव कई अन्य मामलों पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रतिधारण और विनाश के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि नए नियम प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में सुसंगतता, जवाबदेही और कार्य कुशलता लाएंगे। नए दिशा निर्देश हैं स्थायी प्रतिधारण, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित फाइलें, नीति फाइलें, परिपत्र और कार्यालय आदेश स्थायी रूप से रखे जाएंगे। प्रतिधारण अवधि संबंधित मुकदमे जांच या ऑडिट के अंतिम निपटान के बाद ही प्रतिधारण अवधि शुरू होगी। विनाश, अगर कोई कोर्ट में केस लंबित है तो फाइलों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। विनाश के लिए रजिस्ट्रार की मंजूरी आवश्यक होगी और यह अधिमानत कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ही किया जाएगा। विभागवार प्रतिधारण की अवधि है।
एडमिन एक शाखा, कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलें, विभागीय पदोन्नति समिति की फाइलें, आरटीआई आवेदन और दया नियुक्ति फाइलें शामिल हैं। एडमिन 2 शाखा, सेवा पुस्तिकाएं, पेंशन फाइलें और रजिस्टर स्थायी रूप से रखे जाएंगे। एडमिन 3 शाखा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और एलटीसी दावों की फाइलें 3 वर्ष या ऑडिट के बाद 1 वर्ष तक रखी जाएंगी। न्यायाधीशों से संबंधित रिकॉर्ड, न्यायाधीशों के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे और नियुक्तियों के रिकॉर्ड स्थायी रूप से रखे जाएंगे। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में सुधार लाना और सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, बता दें, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और सिविल प्रशासन न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने में गर्व महसूस करते हैं। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें प्रशासन द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह चिंताजनक है। प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक आदेशों का पालन करें और उनकी अवहेलना न करें। न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की अवहेलना की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि न्यायिक व्यवस्था का सम्मान और पालन किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप महिलाओं और मध्यम वर्ग के सामाजिक मानकों के हित में नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ धारा 498A के तहत मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में महिलाओं और मध्यम वर्ग के सामाजिक मानकों के हित में नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस तरह के रिश्तों में अक्सर महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है और उनके अधिकारों का हनन होता है। न्यायालय ने इस मामले में आगे की सुनवाई की और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। न्यायालय का यह निर्णय लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इससे संबंधित मामलों में न्यायालय के रुख को स्पष्ट करता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। बता दें, कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अपनी रोक को हटाते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के इस निर्णय से अब राज्य में पंचायत चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यह निर्णय राज्य के पंचायत चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बताते चलें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अपनी रोक को हटाते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के इस निर्णय से अब राज्य में पंचायत चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर फिल्मों के शीर्षक में राम और सीता हो सकते हैं तो जानकी क्यों नहीं। कोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीएफसी सेंसर बोर्ड को दी है, जो सुरेश गोपी की एक फिल्म के संबंध में है। मामले की पृष्ठभूमि है कि सुरेश गोपी की फिल्म के शीर्षक में जानकी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसे सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक माना है। फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने कहा कि अगर फिल्मों में राम और सीता के नाम का उपयोग किया जा सकता है तो जानकी के नाम पर आपत्ति क्यों। न्यायालय ने सेंसर बोर्ड से पूछा है कि वह इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करें और बताएं कि जानकी शब्द को आपत्तिजनक क्यों माना गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सेंसर बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा। न्यायालय के इस फैसले से फिल्म निर्माताओं को राहत मिल सकती है और उनकी फिल्म को रिलीज करने में मदद मिल सकती है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर फिल्मों के शीर्षक में राम और सीता हो सकते हैं तो जानकी क्यों नहीं। कोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीएफसी सेंसर बोर्ड को दी है, जो सुरेश गोपी की एक फिल्म के संबंध में है। मामले की पृष्ठभूमि है कि सुरेश गोपी की फिल्म के शीर्षक में जानकी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसे सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक माना है। फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने कहा कि अगर फिल्मों में राम और सीता के नाम का उपयोग किया जा सकता है तो जानकी के नाम पर आपत्ति क्यों। न्यायालय ने सेंसर बोर्ड से पूछा कि वह इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करें और बताएं कि जानकी शब्द को आपत्तिजनक क्यों माना गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सेंसर बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा। न्यायालय के इस फैसले से फिल्म निर्माताओं को राहत मिल सकती है और उनकी फिल्म को रिलीज करने में मदद मिल सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई के खिलाफ वक्फ जमीन संबंधी टिप्पणियों को लेकर दर्ज 2 घृणा भाषण के मामलों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मामले अनावश्यक और राजनीतिक थे। बसवराज बोम्मई ने नवंबर 2024 में एक भाजपा विरोध रैली में वक्फ बोर्ड और कांग्रेस सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की थी। उनकी टिप्पणियों के खिलाफ 2 घृणा भाषण के मामले भी दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिया। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने दोनों मामलों को रद्द करते हुए कहा कि बोम्मई की टिप्पणियां धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के अपराध के तहत नहीं आती हैं। न्यायालय ने कहा कि मामले में दर्ज शिकायतें और एफआईआर फर्जी और दुर्भावनापूर्ण थे। इस निर्णय से बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज दोनों मामलों को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय भाजपा नेता के लिए एक बड़ी राहत है, जो वक्फ बोर्ड की कथित जमीन अतिक्रमण गतिविधियों के खिलाफ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ईश्वरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य केस पर सुनवाई हुई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 वर्षीय लड़के के खिलाफ अपने माता पिता की हत्या के आरोप में सुनवाई की। यह घटना जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुई थी। आरोपी लड़के का नाम मनोज कुमार है, जो घटना के समय 16 वर्ष का था। मनोज के बड़े भाई खुलेश्वर यादव बीमार थे और एक तांत्रिक चंद्रमोहन यादव ने मनोज और उसके परिवार को यह विश्वास दिलाया कि उसके माता पिता काला जादू कर रहे हैं, जिसके कारण खुलेश्वर बीमार है। इस विश्वास के आधार पर मनोज और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने माता पिता को घर से यह कहकर बाहर निकाला कि उन्हें खुलेश्वर से मिलवाना है और फिर उनकी हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और आरोपी लड़के की याचिका पर विचार किया। न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया और उचित निर्णय लिया। केस पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर श्रीकांत सब्यसाचीदास। जब पुलिस को लाशें मिली महानदी से, तब उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज की अननोन पर्सन के अगेंस्ट। उन्होंने सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर और सेक्शन 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए एफआईआर दर्ज किया।
एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद मनोज और उनके जीजा जी ने तुरंत पुलिस को एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी, जिनमें उन्होंने 9 लोगों को इम्प्लिकेट किया। अब बेल के मैटर्स में इन 9 लोगों में से 3 लोगों को बेल अभी मिल चुकी है, क्योंकि उनके अगेंस्ट सिर्फ सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का कन्फेशन है, पर उनके अगेंस्ट कोई इंडिपेंडेंट विटनेस या फोरेंसिक एविडेंस नहीं है। 2 लोगों में से जो तांत्रिक जिनमें शामिल थे वो अभी पुलिस से फरार हो चुके हैं, और मनोज की सुनवाई अलग से चल रही थी क्योंकि वो क्राइम के समय एक जुवेनाइल था। पर इन 9 लोगों में से ऐसा एक शख्स था जिसके अगेंस्ट पुलिस के पास सबसे ज़्यादा मजबूत एविडेंस थी, क्योंकि उसके अगेंस्ट पुलिस के पास एक आई विटनेस था जो ये कंफर्म कर रहा था कि ईश्वरी यादव क्राइम सीन पर था। इस वजह से ईश्वरी को हाई कोर्ट ने 2 बार बेल मना कर दिया था, पर आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर में ईश्वरी को बेल मिल गया, क्योंकि वो 2 साल 9 महीने के लिए कस्टडी में था और इसकी ट्रायल बहुत स्लो चल रही थी। जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमें यह जानकारी आपने ये साझा की। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझेंगे कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और कानून की कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है। भारत में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोक सेवकों के खिलाफ कानूनी प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। भारत में भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों जैसे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधि समेत सभी पर कुछ अधिनियमों के तहत कार्रवाई करी जा सकती है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी पीसी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में कई एजेंसीज शामिल होती हैं और सख्त प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी पीसी एक्ट की धारा 7 कहती है कि लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार यानी रिश्वत लेना एक अपराध है। इसी के साथ धारा 13(1)(d) अनुचित लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करना, धारा 19 अभियोजन से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 170 से 173 के बीच लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार करने पर उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सकता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल यानी केंद्रीय अधिकारियों की जांच के लिए और लोकायुक्त यानी राज्य अधिकारियों की जांच के लिए कार्य करता है और इसी के लिए इसकी स्थापना करी गई है। जांच और अभियोजन में शामिल एजेंसी जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए काम करता है। लोकपाल, लोकायुक्त उच्च पदस्थ अधिकारियों, मंत्री, सांसद, विधायक आदि के लिए बनाया गया है। इसी के साथ सतर्कता विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए काम करता है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.